सबसे पहले करंट अफेयर्स के सेक्शन की, तो करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ना चाहिए? तो कहाँ हैं आप लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस थोड़ी-सी कम करते हो और न्यूज़पेपर की तरफ ज़्यादा फ़ोकस्ड रहते हो। आप डेली बेसिस पे सेक्शन टेस्ट लगाना शुरू करो, ठीक है? अब मंडे, ट्यूसडे को सेक्शन टेस्ट लगाओ, कम से कम 2 से 3 सेक्शन टेस्ट उनके डेली लगाने हैं आपको। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशु है और मैं सिरसा हरियाणा से बिलॉन्ग करता हूँ। अभी मैं ईएसआईसी डिपार्टमेंट जो कि लेबर मिनिस्ट्री के अंडर है उसमें वर्किंग हूँ और पिछले साल मैंने आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, आरबीआई असिस्टेंट और जो ईएसआईसी यूडीसी का एग्ज़ाम निकला था उसको क्रैक किया था। और 2023 में फिर से मैंने आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम फ़िल किया था और लकीली वो उसमें मैंने क्वालिफ़ाई कर लिया है और बहुत जल्द मैं एज़ ए पीओ जॉइन करने वाला हूँ ग्रामीण बैंक, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में। तो बहुत बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स के टेलीग्राम पे या यूट्यूब वीडियोस के कमेंट्स में सवाल आते हैं कि सर आपने क्या स्ट्रेटजी फ़ॉलो की सब्जेक्ट वाइज़, इंग्लिश के लिए क्या किया या मैथमेटिक्स, रीज़निंग या करंट अफेयर्स के लिए आपके सोर्स क्या थे? तो आज ये जो वीडियो है इसके अंदर मैं मेरी स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। हो सकता है वो आपको सूट कर जाए या आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो जैसा कि अब आप लोगों के सामने जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए आरआरबी का जो एग्ज़ाम है वो लाइन्ड अप है अगस्त के अंदर। तो आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का जो एग्ज़ाम है वो ईज़ी है एज़ कम्पेयर टू जो अदर एग्ज़ाम्स आपके होते हैं आईबीपीएस के। इसके अंदर प्री के अंदर आपको पता है कि सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग रहेगी। 45 मिनट्स आपको मिलेंगे, 40 क्वेश्चंस ईच सेक्शन, तो 80 मार्क्स का आपका एग्जाम है। 45 मिनट्स के अंदर आपको इसको क्वालिफाई करना है और सेम आरआरबी पीओ के अंदर है, सेम पैटर्न इसका। अब आपको पता है कि आरआरबी क्लर्क का जो लेवल होता है वो ईजी रहता है प्री का, इसलिए उसकी कट ऑफ भी थोड़ी सी हाई रहती है। कैटेगरी वाइज चेंज होती है बट जनरली वो हाई रहती है। तो आपको वहाँ तक पहुँचना है और आपकी स्पीड जो है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपके पास एक ही सुपर स्पेशलिटी होनी चाहिए, वो आपकी स्पीड। आपके बेसिक्स अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी स्पीड अगर नहीं है, तो आप मतलब विदिन 45 मिनट्स आपको एटलीस्ट 70 क्वेश्चंस प्लस आपको अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। उससे नीचे तो रेयर चांस है कि आप एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर पाएँगे प्री का। और अगर आपने इसका प्री एग्ज़ाम निकाल लिया तो मेंस में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी जितनी अदर एग्ज़ाम्स में आती है, क्योंकि ज़्यादा हाई लेवल का एग्ज़ाम रहता नहीं है इसका मेंस का। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले स्ट्रैटेजी की। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो 2 सेक्शन के अंदर रहता है बच्चों को, एक तो इंग्लिश के अंदर और एक करंट अफ़ेयर्स के अंदर। तो सबसे पहले अगर मैं टेस्ट सीरीज़ की बात करूँ, जो कि सबसे ज़रूरी और सबसे मेजर फैक्टर है इन एग्ज़ाम्स को क्वालिफ़ाई करने के लिए। अगर प्लेटफ़ॉर्म आपको चाहिए तो गाइडली के जो मॉक टेस्ट हैं वो सबसे ज़्यादा बढ़िया मुझे लगे, क्योंकि मैंने सारे लगभग मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके देखे हैं, बट उसमें गाइडली के जो मॉक टेस्ट थे वो मुझे अच्छे लगे, एग्ज़ाम लेवल के लगे। वर्स्ट जो आपके साथ किसी एग्ज़ाम में हो सकता है वो आपको गाइडली प्रोवाइड कर सकता है। तो जो मॉक टेस्ट सीरीज़ थी वो मैंने गाइडली की यूज़ की थी और सारे मॉक टेस्ट मैं वहीं से ही लगाता था। बात करें अगर सबसे पहले करंट अफ़ेयर्स के सेक्शन की, तो करंट अफ़ेयर्स को कैसे पढ़ना चाहिए? देखिए, आप लोग क्या करते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स पीडीएफ्स डाउनलोड करते हैं डिफरेंट वेबसाइट से। अब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, फिर उसको पढ़ लेंगे, या जब पहले उनको उम्मीद नहीं होती कि प्री एग्ज़ाम निकलेगा, फिर प्री निकल जाता है तो मेंस और प्री के बीच में जो 15 दिन का गैप है, उसके अंदर वो डिफरेंट वेबसाइट्स को विज़िट करते हैं, वहाँ से नोट्स निकालते हैं, फिर उनको पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन वो समराइज़ न्यूज़ है, वो रटने वाली बात है, वो उतना बेनिफिशियल नहीं होगा जितने आप अपने नोट्स बनाएँगे। तो मेरी करंट अफ़ेयर्स को लेके जो स्ट्रैटेजी थी उसमें मैंने मंथ वाइज़ अपनी जो नोटबुक है वो तैयार करता था और सेक्शन वाइज़ उसको डिवाइड किया हुआ था मैंने। और होगा क्या, स्टार्टिंग में जब आप न्यूज़ लिखना स्टार्ट करोगे तो आपके पेजेज़ जो हैं वो बहुत सारे भरेंगे। क्यों? क्योंकि आपने कभी शायद, अगर जो बिगिनर है उसने करंट अफ़ेयर्स कभी पढ़े नहीं होंगे, तो अब जब वो लिखना शुरू करेगा तो उसको हर चीज़ इम्पोर्टेंट लगेगी, तो वो उस नोटबुक को भरता चला जाएगा। लेकिन जैसे-जैसे टाइम जाएगा वो न्यूज़ रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी। न्यूज़ रिपीट होगी तो नेक्स्ट टाइम जब आप उस न्यूज़ को लिखोगे तो शायद थोड़ा-सा कम लिखना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू द लास्ट टाइम जब आपने लिखा था। तो जब आप अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो आसान होता है अपने नोट्स को रिवाइज़ करना एज़ कम्पेयर टू पीडीएफ्स को पढ़ना। तो जैसे-जैसे आप नोट्स को रिवाइज़ करते जाएँगे डेली बेसिस पे, तो आपको न्यूज़ रिमाइंड होती जाएँगी, याद होती जाएँगी। फिर क्या होगा कि जब देखो, पूरा सेक्शन तो कवर करना मुश्किल है, आपको भी पता है कि 40 आउट ऑफ 40 या 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस करना थोड़ा-सा मुश्किल है।
हाँ, हिट एंड ट्रायल अगर आप खेलना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन एक्यूरेसी अगर आप रहना चाहते हो तो 25, 30, 35 यहाँ तक आपके क्वेश्चन्स अटेम्प्ट होंगे। अपने नोट्स अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो वो आपको एग्ज़ाम में जो मार्क्स हैं, उसमें हेल्प करेंगे उनको इंक्रीज़ करने के लिए। शुरू में लेंदी प्रोसेस लगेगा, लेकिन जैसे-जैसे टाइम जाएगा वो आसान भी लगेगा और समझ में भी आएगा आपको। अब बात करते हैं हम इंग्लिश सेक्शन की, जो कि बच्चों के यहाँ से जुड़े हुए क्वेश्चन सबसे ज़्यादा होते हैं। देखो, इंग्लिश सेक्शन के अंदर बच्चे 2 तरीके से डिवाइड होते हैं। एक बच्चे जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है या जिनकी इंग्लिश ठीक-ठाक है, जो समझने में और जिनको बोलने में प्रॉब्लम नहीं रहती है, और एक बच्चे होते हैं जो बिगिनर हैं, जिनको लिखना भी नहीं आता और पढ़ना भी नहीं आता और समझना भी नहीं आता। अब जिनकी इंग्लिश ठीक-ठाक है, उनमें उनके लिए इंग्लिश के अंदर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाला पार्ट है नहीं, ठीक है? लेकिन जो बिगिनर हैं या अल्टीमेटली सबको मिक्स करके अगर हम एक कॉमन स्ट्रैटेजी के साथ चलें, तो सबसे पहले जो आपको एडवाइस दी जाती है इंग्लिश पढ़ने के लिए, वो बोलते हैं कि न्यूज़पेपर को पढ़ना स्टार्ट करो। देखो, न्यूज़पेपर पढ़ने की बजाय आप पढ़ लो, पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन न्यूज़पेपर्स की बजाय अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन्स को ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे, तो वो आपके लिए वैसे भी बेनिफिशियल और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेनिफिशियल रहेगा। अब आपको पता है कि आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, पीओ, एसबीआई क्लर्क और आरआरबी के जो दोनों एग्ज़ाम्स हैं, इनके मेंस में इंग्लिश का सेक्शन रहता है। हाँ, रही बात आरआरबी की, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है इंग्लिश और हिंदी के अंदर एक सब्जेक्ट चूज़ करने का। लेकिन अगर हम जनरल बात करें इंग्लिश के लिए, तो प्रॉब्लम कहाँ है, आप लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस थोड़ी-सी कम करते हो और न्यूज़पेपर की तरफ ज़्यादा फ़ोकस्ड रहते हो। आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन्स पढ़ना स्टार्ट कीजिए मेंस लेवल के, क्योंकि मेंस के अंदर 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जनरली आपको मिलते हैं, जिसके अंदर एक तो बहुत टफ होता है, एक मीडियम लेवल का और एक लो लेवल का। जितनी ज़्यादा आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं, जितनी आपकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी है, उतने ही ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँगे। यहाँ पे 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक तो जो क्वेश्चन पढ़कर आरसी में आंसर ढूँढते हैं, और एक बच्चे वो होते हैं जो पूरे पैसेज को पहले पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चंस के आंसर करेंगे, जो कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी है जिसमें आप क्वेश्चन को लेके सेलेक्टिव हो जाते हो। देखो, सारे क्वेश्चंस करना थोड़ा-सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप सेलेक्टिव हुए कि कौन-सा क्वेश्चन आपका आंसर मिल गया और आप 100% श्योर है कि मुझे क्वेश्चन का आंसर कन्फर्म है, तो आप उसको टिक करोगे। और उसके बाद आपको पता है कि इंग्लिश के मेंस के अंदर पैराजम्बल्स और क्लोज टेस्ट, ये 2 टॉपिक्स और भी ऐड होते हैं। तो इनके लिए रूल्स वगैरह फॉलो करने से अच्छा है कि जितनी ज़्यादा आप रीडिंग एबिलिटी अपनी बढ़ा लेंगे, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। और इंग्लिश में सिर्फ रीडिंग का ही काम है। बिना पेन पेपर के अगर आपको मार्क्स मिल रहे हैं, तो आपकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि डे 1 से आप लोग मेंस के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम्स हैं आपके, उनके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन्स को पढ़ना शुरू कर दें, उनको ही प्रैक्टिस शुरू करना स्टार्ट कर दें। जितना टाइम आप न्यूज़पेपर पे लगा रहे हो, उससे कई ज़्यादा टाइम अगर आप आरसी पे लगाओगे, तो आपका इंग्लिश पोर्शन अच्छे से प्रिपेयर हो रहा है। फिर रही बात वोकैब की, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वोकैब को लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर आप रोज़ के 10 वर्ड्स लिखते हो, एक वर्ड के 4 एंटोनिम्स, 4 सिनोनिम्स भी हो, तो टोटल अराउंड 100 वर्ड्स हो गए डे के। अगर आप रोज़ 100 वर्ड्स लिखोगे, 1 महीने में 3000 वर्ड्स हो गए, तो इतने वर्ड्स को ना तो आप याद कर पाओगे और ना वो एग्ज़ाम के अंदर आपको याद रहेगा। इससे अच्छा ये है कि आप जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कर रहे हो, तो वहाँ पे जो आपको वर्ड समझ में नहीं आ रहा, बस उसका मीनिंग आप वहीं देखो। अगर आपको फ्यूचर में याद रहा तो ठीक, नहीं रहा तो भी ठीक। तो वोकैब के लिए कोई नोटबुक लगाना या उसको लिखना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बस आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन्स पे अपना फ़ोकस रखो। क्लोज़ टेस्ट के लिए कोई रूल नहीं लगेगा, वो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा। रही बात पैराजम्बल्स की, वहाँ पे तो आपको करना ही क्या है, सिर्फ़ रीड करना है और उनको सीरीज़ में लगाना है। जितना जल्दी आपको स्टोरी या कोई पैसेज समझ में आ रहा है, वो सेंटेंस समझ में आ रहे हैं, उतना वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो इंग्लिश के लिए मैं आपको लास्ट एंड फाइनल टाइम ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग न्यूज़पेपर या वोकैब से ज़्यादा जो टाइम है, वो आप अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे लगाएँ, और डे 1 से इंग्लिश के सिर्फ़ मॉक टेस्ट, जो आपके सेक्शन वाइज़ टेस्ट होते हैं, गाइडली की वेबसाइट के ऊपर या किसी भी अदर वेबसाइट के ऊपर आप जा सकते हैं, उनको सॉल्व कीजिए। जो आपके दोनों सेक्शन है, मैथ्स और रीज़निंग, उन दोनों सेक्शन में देखो जो स्ट्रैटेजी है वो आपकी बराबर रहेगी। उसके अंदर ना रीज़निंग में आपको एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत है, ना मैथ्स के अंदर। देखो, दोनों की स्ट्रैटेजी में क्या है कि सबसे पहले तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। जब तक आपके बेसिक्स अच्छे नहीं है, आप मेंस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। प्री में क्या है कि प्री के क्वेश्चन थोड़े-से ईज़ी होते हैं, वन लाइनर टाइप के होते हैं, तो आप ईज़िली सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मेंस के अंदर क्या है कि सबसे ज़्यादा डीआई का पोर्शन आपको मिलता है। तो अगर आपका बेसिक अच्छा नहीं है, तो आप मैथ्स और रीज़निंग दोनों सेक्शन को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको करना क्या है कि आप डेली बेसिस पे सेक्शन टेस्ट लगाना शुरू करो, ठीक है? आप मंडे, ट्यूसडे को सेक्शन टेस्ट लगाओ, कम से कम 2 से 3 सेक्शन टेस्ट उनके डेली लगाने हैं आपको, ठीक है?
प्रॉब्लम ये है कि हम लोग मेंस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं। जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हम प्री लेवल को फ़ोकस करते हैं। आपको स्टार्टिंग से मेंस को फ़ोकस करना है। देखो मेंस की तैयारी करोगे तो प्री की तैयारी अपने आप निकल आएगी उसके अंदर से। या तो आपको प्री के अंदर प्री तो क्या है कि आपको डेली बेसिस पे सिर्फ़ मॉक टेस्ट लगाने और उनको एनालाइज़ करने में भी आपको सिर्फ़ 1 घंटा लगने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा। तो आपको उसको सिर्फ़ एनालाइज़ करना है। मैथ्स और रीज़निंग का सिर्फ यही एक पोर्शन है, आपको सेक्शन वाइज़ तैयारी करनी है उसकी और एक बार प्री का लगाया, फिर एक बार मेंस का मॉक टेस्ट आप लगाओ सेक्शन वाइज़, ठीक है? इसी तरह दिन में 3 से 4 अगर आप सेक्शन वाइज़ टेस्ट लगाओगे मैथ्स, रीज़निंग के तो आपके बेसिक्स अच्छे होंगे, आपकी स्पीड बढ़ेगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आऊँगा मैथ्स के अंदर या रीज़निंग के या सारे अटेम्प्ट्स करूँगा, थोड़ा-सा इम्पॉसिबल लगता है लेकिन हाँ, करते हैं बच्चे ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप अपने बेसिक्स के ऊपर रहो, ठीक है? जो क्वेश्चन आपको सबसे पहली बात तो आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा मेंस के अंदर। जितने ज़्यादा आप उसको स्क्रॉल करोगे क्वेश्चंस को कि हाँ, ये क्वेश्चन मुझे आता है, आप देख लो पहले सारे क्वेश्चंस को और फिर एक-एक क्वेश्चन सेलेक्ट करके वहाँ से सॉल्व करो और वो ज मतलब कोशिश करो कि सबसे पहले आप डीआई को ही सॉल्व करो और डीआई की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हो, कर लो। सेक्शन वाइज़ टेस्ट से ही होगी। अब रही बात स्ट्रैटेजी को, आपने सारे सब्जेक्ट वाइज़ स्ट्रैटेजी तो देख ली, अब क्वेश्चंस को कैसे देखना है? देखो, मैं आपको एक पूरे वीक का थोड़ा-सा सेटअप बताता हूँ कि आपको कैसे तैयारी करनी है या मैं कैसे करता था। मंडे और ट्यूसडे को आप सेक्शन वाइज़ टेस्ट लगाओ, ठीक है? हफ्ते में 2 बार मेंस के मॉक टेस्ट ज़रूर लगाओ, चाहे आपसे 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, चाहे आपसे सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। आप मेंस की प्रैक्टिस ज़रूर करो। एक दिन आपने मेंस का जब मॉक टेस्ट लगाया वेडनेसडे को या ट्यूसडे नाइट को जब आपने मॉक टेस्ट पूरा किया, तो वेडनेसडे को पूरा दिन उसको एनालाइज़ करने में आपको लग सकता है। पूरा दिन का मतलब है कि 2 से 3 घंटे आप उसमें लगा सकते हो, क्योंकि आपको अदर सब्जेक्ट उस दिन भी पढ़ने पड़ेंगे। तो आप 2 से 3 घंटे अगर एनालाइज़ करने में लगाओगे तो आपके बेसिक्स ही अच्छे होंगे और क्वेश्चन को लास्ट मोमेंट तक आपने छोड़ना नहीं है। जब तक आप 100% गिव अप नहीं कर दो कि अब ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाला है, तब आप उसका सॉल्यूशन देखो। अदरवाइज़ आप लगे रहो और उस क्वेश्चन को पूरा लास्ट तक सॉल्व करना है आपको। फिर वेडनेसडे को, फिर थर्सडे, फ्राइडे फिर आपके सेक्शन वाइज़ टेस्ट रहेंगे। सैटरडे को फिर से नाइट में आप अगर चाहो या मॉर्निंग में जब भी आपका मन करे, आपके पास समय हो, तो आपको फिर से मेंस का मॉक टेस्ट लगाना है और फिर नेक्स्ट डे उसको एनालाइज़ करना है। देखो, मॉक टेस्ट लगाने से ज़्यादा एनालिसिस पे ध्यान दो। जितने वहाँ पे जितने ज़्यादा आपका बेस क्लियर हो रहा है ना, उतना कहीं पे भी नहीं होगा एनालाइज़ करने के बाद। तो ये आपको स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करनी है। सुबह सबसे पहले आपको करंट अफ़ेयर्स अपने लिखने हैं, उसके बाद आपका इंग्लिश का सेक्शन हो गया, वहाँ पे आपको 2 से 3 सेक्शन मॉक टेस्ट ज़रूर लगाने हैं। जितना आपको समझ में आता है ठीक है, जितना जो नहीं हो रहा उसको छोड़ो। उसपे क्या कर लोगे आप, वर्ड्स को कैसे याद कर लोगे? उससे अच्छा ये है कि जितना टाइम आप वर्ड्स में लगा रहे हो उससे फिर एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का आप उठा सकते हो पोर्शन। फिर उसके बाद मैथ्स, रीज़निंग के 3 से 4 सेक्शन मॉक टेस्ट और इतने में आपका पूरा दिन निकल जाएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इस दौरान आपको प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट ज़रूर लगाने हैं। देखो, दिन में 2 प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट आपको लगाने ही लगाने हैं, फुल मॉक। उसके अंदर फिर आप खुद को एनालाइज़ करोगे कि मेरी स्पीड या मेरी एक्यूरेसी कितनी है। स्पीड से ज़्यादा एक्यूरेसी मैटर करती है मेंस के अंदर, आपको भी पता है, और आरआरबी के अंदर जो सारा फंडा है वो एक्यूरेसी का ही है। क्योंकि अगर आप 80 क्वेश्चंस भी करके आ रहे हो, 2 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आपके गलत हैं, तो शायद कुछ एरियाज़ ऐसे हैं या कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे कट ऑफ्स इतनी हाई है कि आप जो एरर ऑफ मतलब एरर करने का आपका जो चांस है वो बहुत कम है। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी इन एग्ज़ाम्स को लेके।